बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम को स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ कंटेंट्स लिखे थे। हम लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं एंजाइम फीचर्स, स्ट्रक्चर और एलोस्टेरिक एंजाइम वगैरह। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, एंजाइम क्या होती है, तो हम सारा उसमें स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम टाइप्स, क्लासिफिकेशन, फीडबैक मैकेनिज्म और कुछ इनहिबिटर्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम की जी दो टाइप्स होती हैं। ओके, जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसका मैं लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। सो टाइप्स इसकी दो तरह की हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम को एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं, इनके जो सेल से बाहर जो यूज़ होते हैं, और एंडो एंजाइम्स को इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द एंजाइम सिक्रेटेड बाय सेल दैट फंक्शंस आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल के अंदर एक एंजाइम सिक्रीट हुआ है जो कि सेल के आउटसाइड फंक्शन करता है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं एक्सो एंजाइम, यानी कि पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो सेल में बना है और ये वर्क कहाँ कर रहा है, स्टमक में, यानी कि आउटसाइड दी सेल। राइट। उसके बाद है जी एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द सेल दैट फंक्शन विद इन द सेल, जो कि सेल के अंदर बनता है और सेल ही के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको हम कहते हैं एंडो एंजाइम, इंट्रा सेलुलर। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो साइटोसोल में जाके हमारे पास जो है प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर जो स्मॉल सब यूनिट के ऊपर आके जो मैसेंजर आरएनए है वो आके अटैच होता है, और देन मैसेंजर आरएनए से आगे हमारे पास प्रोटीन बनती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेल ही की ऑर्गेनेली है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में जो हमारे पास एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो भी सेल के अंदर ही होते हैं, तो इनको हम कहते हैं जी एंडो एंजाइम। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप, ये दो तरह के हमारे पास, दो तरह से इनको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में भी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक होगा जी। सबस्ट्रेट कोई भी हो सकते हैं। अगर सबस्ट्रेट हमारे पास लिपिड है तो हम क्या कहेंगे एंजाइम्स को, लाइपेजेस, जैसे कि पैंक्रियाटिक लाइपेजेस। कार्बोहाइड्रेट है तो हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेसिस। प्रोटीन है तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीनेसिस। न्यूक्लिक एसिड है तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियसिस। वेरी सिंपल। ठीक हो गया। और एग्जांपल क्या है जी कार्बोहाइड्रेट की, अमाइलेज, माल्टेज। उसके बाद प्रोटीनेज एंजाइम की एग्जांपल क्या है जी, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एरिप्सिन। न्यूक्लियसिस की हमारे पास एग्जांपल क्या है जी, आरएनएस एंड डीएनएस। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप। तो हमारे पास 6 क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया गया है एंजाइम्स को। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, हाइड्रोलेसिस, लाइएसिस, ट्रांसफरेसिस, लाइगेसिस एंड आइसोमेरेसिस। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस नाम से वाज़ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में वर्क करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ये काम करते हैं। एग्जांपल जी इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिसिस में वर्क करते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मिस्टेकनली जो है ये इन दोनों की उलट लिखी गई हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। उसके बाद लाइएसिस। लाइएसिस क्या है, ये भी हाइड्रोलिसिस की तरह ही होते हैं, बट इसमें जो है ऑक्सीजन वाटर इन्वॉल्व नहीं होता। ये इनकी एग्जांपल क्या है जी, डी कार्बोक्सिलेज, डी अमाइनेज। उसके बाद है ट्रांसफरेसिस, ट्रांसफ़र फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल ट्रांसमेथाइलेसिस, ट्रांस कार्बोक्सिलेसिस। उसके बाद है जी लाइगेसिस एंजाइम। लाइगेसिस एंजाइम हमें पता है कि क्या काम करते हैं, किसी एज अ ग्लू काम कर रहे होते हैं। ये कोई भी दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेसिस एंजाइम्स आते हैं और वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीमरेसिस। उसके बाद है जी आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस जो है वो आइसोमरिज्म में काम करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है जी, जिनका सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बट डिफरेंट जो है वो उनका सेम केमिकल फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल क्या है जी, फास्फोहेक्सोकाइनेज और म्यूटेज। उसके बाद है जी हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म या चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म। तो इससे पहले हम देख लेते हैं जी, हमारे पास ए बी सी डी ई है, ये हमारे पास रिएक्शन चल रहा है। फॉर एग्जांपल
इसमें जो सबसे पहले होता है, जो सबसे इनिशियल पे हम जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, जिसको सबसे पहले हम डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिकर्सर। या हम इसको कहते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन अभी काम नहीं कर रहा। इसमें हमने एंजाइम्स डालने हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2, E3 एंड E4, राइट। ठीक है, ये एंजाइम्स डालने हमने 4 तरह के। यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है, जो बिल्कुल एंड पे हमें चीज़ मिलती है उसको हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट। जो दरमियान के हमारे पास होते हैं ना, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स प्लस एंड प्रोडक्ट को मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स यानी कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमारे पास बनते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनी हैं उनको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। ओके जी, अब बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर एंड प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो एंड प्रोडक्ट क्या करती है, यहाँ से जाके ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, E1 के साथ। ठीक है, E1 के साथ जाके इस पे बाइंड कर जाएगी। तो एंजाइम 1 अब फ्री नहीं है, एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइड पे जाके ये बाइंड करेगी। ठीक है, हमने एलोस्टेरिक साइड को पीछे से पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में एलोस्टेरिक साइड क्या होती है। तो इसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूँगी इंशाल्लाह, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट होती है जो एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट एंजाइम पे मौजूद होती है, जिसके ऊपर आके इनहिबिटर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है, स्टॉप कर देता है, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है। तो सिमिलरली ये केस यहाँ पे होगा, एंजाइम 1 जो है वो इसके ऊपर आकर बाइंड कर जाएगी एंड प्रोडक्ट, और वो एंड प्रोडक्ट ये कहना चाह रही है जी कि बहुत ज़्यादा बन चुकी है, तो मज़ीद एंड प्रोडक्ट को ना बनाया जाए। तो जब ये फ्री नहीं होगा एंजाइम, तो बाकी रिएक्शन भी नहीं चलेगा, ये एंजाइम जो रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं चलेगा, और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट ने आके इस एंजाइम को इसके ऊपर बाइंड करके इसको रोक दिया है रिएक्शन को, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। ओके जी। E1 ऑलवेज हैव एलोस्टेरिक साइट, जो एंजाइम 1 होता है उसके हमेशा एलोस्टेरिक साइट मौजूद होती है, जिसके ऊपर या के अटैच हो जाती है अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए। ठीक है जी, इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है उसी की डिटेल लिखी हुई है हमने यहाँ पे। उसके बाद है जी पाथवे, हमारे पास 3 तरह के पाथवे होते हैं, साइक्लिक, चेन और स्पाइरल। चेन रिएक्शंस हमारे पास उस तरह के होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, एक चेन में काम कर रहा है, जिसमें कि क्या होता है, इन विच प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट आर डिफरेंट। इसमें प्रोडक्ट बनने वाली और सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या है जी, साइक्लिक। साइक्लिक हमारे पास इस तरह के होते हैं, ये देखें, जैसे कि केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल में हमारे पास क्या आता है, निच प्रोडक्ट एंड, इसमें क्या होता है जी, प्रोडक्ट और एंड सबस्ट्रेट आर सेम। प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे केल्विन साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से रिएक्शन स्टार्ट होता है, और वो अगेन आके एंड कहाँ पे होता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट पे ही ख़त्म होता है। उसी को ही रीजनरेट करता है एंड पे। ठीक है, उसको रीजनरेट किया जाता है और दोबारा से रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसका भी हम जो है वो, इसको भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं वीडियोज़ में। उसके बाद स्पाइरल रिएक्शन होता है, जैसे कि लिपोजेनेसिस, इस शेप में होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपोजेनेसिस। उसके बाद हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स हैं जो कि स्टॉप करते हैं रिएक्शन को। 2 तरह के हैं, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जब बेटा विच आर परमानेंटली ऑक्यूपाई, यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकते, परमानेंटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं एलोस्टेरिक साइट को आके, कोवैलेंटली बॉन्ड बना लेते हैं, डीनेचर कर देते हैं। जैसे कि साइनाइड है। साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन होता है। जो एप्पल के बीज होते हैं उनके अंदर भी साइनाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, राइट। लेकिन ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन होता है। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं जो रिवर्सिबल, ठीक है, इनहिबिटर्स। ये 2 तरह के होते हैं, नॉन कम्पेटिटिव एंड कम्पेटिटिव। नॉन कम्पेटिटिव क्या होते हैं, विच हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, यानी इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर के दरमियान कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती। दे ऑक्यूपाई एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कि ये हमने पीएफ के लास्ट टाइम में पढ़ा था, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। यहाँ पे एटीपी आके इसके इनहिबिटर साइड पे अटैच हो जाता है, जो कि एटीपी अटैच हो जाता है और वो इसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है। ठीक हो गया। और एटीपी एज एन इनहिबिटर काम क्यों कर रहा है, हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन चुकी है, तो एटीपी एज एन इनहिबिटर काम करता है कि मज़ीद एनर्जी को ना बनाया जाए, मज़ीद ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ना किया जाए। ठीक हो गया। दूसरी तरफ क्या है जी, कंपेटिटिव इनहिबिटर। तो ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, कंपेटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, कंपेटिटिव में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। इसमें क्या है कि हमने पढ़ा था बाइंडिंग साइट को, बाइंडिंग साइट को हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। बाइंडिंग साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट पे आके हमारे पास सबस्ट्रेट में अटैच होना होता है। तो अगर बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी
सबस्ट्रेट में और इन्हिबिटर में रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, हमारे पास इन्हिबिटर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट एंड इन्हिबिटर। ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट क्या आपको ऑक्यूपाई कर लेता है, जैसे कि सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। अगर ये मैलेट जो है ये भी सक्सिनिक एसिड ही की तरह की शक्ल से मिलता-जुलता होता है, ठीक है? ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, इन्हिबिटर। तो अगर बाइंडिंग साइट इसको रिकॉग्नाइज़ ना कर पाए और मैलेट अटैच हो जाए सक्सिनेट की जगह पे, ठीक है? तो हमारे पास एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो मैकेनिज़्म देखेंगे, एंजाइम का कैटालिसिस को देखेंगे कि बाइंडिंग साइट क्या होती है, कोफैक्टर क्या होते हैं और ये सारा कुछ मॉडल्स भी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।